सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिस्थिति और भूमिका। ये भी सोशियोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर मुझे इसलिए पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इंटरव्यू में मुझसे इससे भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल। नाम से समझ में आ रहा होगा, भूमिका मीन्स रोल जो हम लोग प्ले करते हैं, कोई भी भूमिका जो हम अदा करते हैं। और परिस्थिति से कंफ्यूज नहीं होना है। ये सोशियोलॉजी में ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, परिस्थिति। परिस्थिति से मतलब सीधा सीधा अगर कहा जाए तो पद से है। पद से है कि हम किस पद में हैं। पद मतलब ये नहीं कि हमको कोई एक पोस्ट मिला है कि हम कलेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, ये पद नहीं। पद मतलब जिससे समाज हमको जानता है, जिससे समाज हमको जानता है। जैसे हम किसी की बेटी हो सकते हैं, किसी की पत्नी हो सकते हैं, किसी की बहू हो सकते हैं, किसी की बहन हो सकते हैं, किसी के दोस्त हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। हर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि हम समाज में है तो हमारा कोई भी परिस्थिति नहीं है, हमारा कोई भी स्टेटस नहीं है। इसे समझिए। स्टेटस मतलब ये स्टेटस नहीं कि वो हाई स्टेटस, लो स्टेटस, ये उस स्टेटस की बात नहीं हो रही है। परिस्थिति मतलब सीधा सीधा समझिए पद से। अब पद मतलब कोई ऐसा कोई पद नहीं जो हम अर्जित करते हैं, कलेक्टर, टीचर, प्रोफेसर, ये सब बन के, वो पद नहीं। हम जो समाज हमको जिस भी तरीके से जानता है, जैसे कोई व्यक्ति है, फलना व्यक्ति है, तो कहा जाता है ना कि वो फलना का बेटा है, या वो उसका पिता है, या वो उसका दोस्त है, वो है पद। मतलब परिस्थिति से तात्पर्य समाज में जो भी पद हम प्राप्त किए हैं उसे हम परिस्थिति कहते हैं। उसे हम पीपीटी में और अच्छे से पढ़ेंगे, उसके पूरे डेफिनेशन और अन्य समाजशास्त्री जो उनका परिभाषा दी है उससे। लेकिन इतना समझ जाइए, परिस्थिति क्या है? या परिस्थिति वो पद है जिसे व्यक्ति समाज में धारण करता है। सिर्फ एक शब्द का कोई भी पद हो सकता है, कुछ भी होंगे, लेकिन होंगे जरूर। ये कोई नहीं हो सकता कि हम समाज में आए हैं और हमारा कोई भी पद नहीं है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई पद आवश्यक होता है, तो इसे परिस्थिति कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं भूमिका। अब भूमिका क्या है? भूमिका मतलब नाम से समझ में आ रहा है, रोल प्ले करना, भूमिका अदा करना। मतलब समाज में हमको जो भी पद मिला है, जो भी पद हमने धारण किया है, जो भी परिस्थिति हमारे पास है, उस परिस्थिति के अनुसार जब हम अपना आचरण करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, उसे कहा गया है भूमिका। मतलब परिस्थिति का गतिशील पक्ष ही है भूमिका। जैसे फॉर एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे मैं किसी की बेटी हूँ, ठीक है, ये मेरी परिस्थिति है समाज में। तो उस बेटी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि अगर मेरे माता पिता या किसी मुसीबत में या उनकी तबीयत खराब है तो एक बेटी होने का फर्ज मैं निभाऊं, मैं ये कार्य करूं, तो वो है भूमिका। सिर्फ यही है परिस्थिति और भूमिका, यही है। इसे हम ब्रॉड तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत ज्यादा डीपली है ये, लेकिन फिर भी इसे हम शॉर्ट में और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं पीपीटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉल्फ लिंटन ने 1936 में अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में किया था। इसमें उन्होंने व्यक्ति के स्थान अथवा पद को प्रकट करने के अर्थ में परिस्थिति शब्द का प्रयोग किया था, एवं भूमिका शब्द का प्रयोग उन्होंने व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित विभिन्न कार्यों के रूप में किया था। अब आगे परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा देख लेते हैं। परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। यह व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। मतलब यह एक सोशल पोजीशन है, व्यक्ति का एक सामाजिक पद है जो या तो उसे विरासत में मिलता है या वह अपनी योग्यता, गुणों एवं परिश्रम के आधार पर प्राप्त करता है। इसे हम आने वाले स्लाइड में और अच्छे से समझेंगे। आगे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इलियट एवं मेरिल के अनुसार परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों के आधार पर प्राप्त करता है। और ऑगमोन और निमकॉक के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि परिस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है व्यक्ति के पद को। लेपियर के अनुसार क्या है? सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किया होता है, चाहे वो कितना भी हो, कितनी भी परिस्थिति हो। परिस्थिति के प्रकार देख लेते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा है अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति को हमने इसके अर्थ में ही देखा था। जो पद व्यक्ति को समाज में स्वतः मिल जाती है वह प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है, और जो पद व्यक्ति गुण, योग्यता या अपने परिश्रम से अर्जित करता है उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। मतलब
प्रदत्त परिस्थिति के लिए व्यक्ति को कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह उसे विरासत के रूप में या जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, जिसमें हम देख सकते हैं क्या क्या है। लिंग भेद, ये आयु होगा, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति एवं प्रजाति। वहीं अर्जित परिस्थिति हमें नाम से समझ में आता है, हमने उसे अर्न किया है, हमने उसे अचीव किया है। तो व्यक्ति अपने गुण, योग्यता, क्षमता और परिश्रम से ही जो पद अचीव करता है, समाज में जो पद, उसे हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। उसमें क्या हो सकता है, जैसे संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता या विवाह। यह अर्जित परिस्थिति के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ हम पिक्चर में देख रहे हैं एस्क्राइब्ड और अचीव्ड, ये दो तरह के परिस्थिति हमें दिख रही है, प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त में हम क्या क्या देख रहे हैं, जैसे एक गर्ल है, एक लड़की है, वह क्या है, किसी की डॉटर है, किसी की सिस्टर है, फीमेल है, 70 इयर्स ओल्ड है, अफ्रीकन अमेरिकन है, इंडियन है, कुछ भी हो सकता है। ये है उसकी प्रदत्त परिस्थिति, मतलब वो उसे जन्म से मिला है, उसके लिए उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया है। उसके अलावा यहाँ अचीव्ड में हम देख लेते हैं, जिसको उन्होंने अचीव किया है, अर्जित किया है। तो उसमें वो ये गर्ल जो है किसी की फ्रेंड है, वर्कर है, स्टूडेंट है, टीम मेंबर है, क्लासमेट है। ये सारे जो परिस्थिति हम अभी देख रहे हैं अचीव में, इसको उन्होंने अचीव किया है अपने गुण से, योग्यता से। किसी की वो फ्रेंड बनी है, क्योंकि ये हमें जन्म से नहीं मिलता है। तो ये सारी जो परिस्थिति अभी जो हम देखे वो अचीव्ड के अंतर्गत आएगी। यहाँ पे अचीव्ड में क्लासमेट भी है तो या स्टूडेंट भी है, तो ये नहीं सोचना है कि ये हमने अर्जित क्या किया है, हम तो वहाँ एडमिशन लिए, तो यही हमारा अचीवमेंट है कि हम वहाँ एडमिशन लिए। दैट्स वाई हम उस स्कूल या कॉलेज के मेंबर बन पाए, और उस क्लास में जब हम मेहनत करके पास हुए तो हम दूसरे क्लास में पहुँच पाए और उनके क्लासमेट हम बन पाए। तो ये भी अचीव्ड स्टेटस ही कहलाएगा। इसके अलावा जो विवाह है वो भी अचीव्ड कहलाएगा, क्योंकि उसने चाहा और इसलिए उसने परिश्रम किया उस और अपनी गुण योग्यता से उन्होंने शादी की। तो ये भी उसका अचीव्ड स्टेटस ही कहलाएगा। मतलब कोई भी पद जो हम जन्म से हमें नहीं मिलता है, हमें उसके लिए परिश्रम नहीं करनी पड़ती है, वो प्रदत्त में आती है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा स्टेटस या पद जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, अपनी गुण योग्यता से पा रहे हैं, या हमें अपनी क्षमता का उपयोग करना पड़ रहा है, वो अचीव्ड के अंतर्गत आएगी। अब आगे भूमिका देख लेते हैं। एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है, वह भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक या गत्यात्मक पहलू है। गत्यात्मक मतलब गतिशील। दूसरे शब्दों में समाज में भूमिका को स्थिति का मतलब परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है। अगर हम सीधा सीधा इसे समझें तो हर पद के साथ या हर परिस्थिति के साथ कोई ना कोई दायित्व या कर्तव्य जरूर जुड़ा होता है, और उस कर्तव्य की पूर्ति करना ही भूमिका कहलाता है। फेयरचाइल्ड ने परिभाषा में दिया है, भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित या व्यवहार होता है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया जाता है। मतलब व्यक्ति का जो पद है उससे हम अपेक्षा करते हैं कि वह इस प्रकार का व्यवहार करे। डेविस के अनुसार भूमिका वह भाग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इलियट एवं मेरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है, परिस्थिति स्टेटस के अनुरूप निभाता है। आगे देख लेते हैं परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। यह जो टॉपिक है यह यूपीएससी, पीएससी और हायर एजुकेशन हर पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा हमें इजी लगता है लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं। इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा पढ़ के ज़रूर, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन हमसे सॉल्व होने चाहिए। दैट्स वाई हमारी स्टडी सही वे में हुई है, वरना कुछ ना कुछ कमी है। ये अपना खुद हमको एनालिसिस करना चाहिए, अपना टेस्ट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं और क्या क्या हो सकती हैं। तो पहला है परिस्थिति संकुल या स्टेटस सेट। यह अवधारणा आर.के. मर्टन ने दिया था, और इसमें व्यक्ति के प्रदत्त और अर्जित दोनों परिस्थिति का जोड़ परिस्थिति संकुल कहलाता है। जैसे हम फोटो में देख रहे हैं, एक लड़की है, उसमें जितने भी उसके परिस्थिति दिए गए हैं, जैसे डॉटर, वाइफ, मदर, रेसिडेंट, सिटीजन, चर्च मेंबर, वर्कर, स्टूडेंट, ये
सारे परिस्थिति कुछ उन्होंने अर्जित किया है और कुछ उसके प्रदत्त है। तो इन दोनों परिस्थिति का जोड़ परिस्थिति संकुल कहलाता है, स्टेटस सेट कहलाता है। नेक्स्ट है परिस्थिति अनुक्रम, स्टेटस सीक्वेंस। इसमें जो परिस्थिति है वो सीक्वेंस वाइज ही होगा, मतलब हम एक परिस्थिति प्राप्त करके ही अगली परिस्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल दिया है पुत्र, पति, पिता, दादा। यदि किसी व्यक्ति को दादा बनना है तो पहले उसे पुत्र बनना होगा, पति बनना होगा, पिता बनना होगा, उसके बाद वह दादा बनेगा। मतलब ये एक सीक्वेंस में ही हो सकता है, कोई डायरेक्ट दादा नहीं बन सकता। वैसे ही अगर कोई और एग्जांपल हम ले लें तो जैसे हम स्कूल में हैं तो हम पहले प्राइमरी में रहेंगे, फिर मिडिल होंगे, फिर हायर स्कूल, फिर हायर एजुकेशन, फिर पीजी डिग्री, फिर आईएएस के एग्ज़ाम, फिर डीएम, फिर उप सचिव, सचिव, मुख्य सचिव। इस तरह जो भी हमें एक वो पद मिलेगा वो एक सीक्वेंस वाइज ही मिलेगा। हम एक परिस्थिति को प्राप्त करने के पश्चात ही दूसरी परिस्थिति पे पहुंच सकते हैं, उसे हम परिस्थिति अनुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है परिस्थिति हताशा, स्टेटस फ्रस्ट्रेशन। नाम से समझ में आ रहा है फ्रस्ट्रेशन। इसकी अवधारणा दी थी कोहेन ने। यह मुख्यतः निम्न वर्गीय बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है कि वो अपने जो पद रहते हैं वर्तमान, उससे वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अगर उन्हें कुछ करना है तो उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम या एजुकेशन की प्रॉब्लम या उनकी गरीबी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते होंगे, वो अपने ड्रीम को पूरी नहीं कर पाते, तो उनमें एक जो परिस्थिति, जो पद है उनका वर्तमान में, उसके प्रति एक हताशा, निराशा और फ्रस्ट्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है परिस्थिति अनियमितता। इसे दिया था लेंस्की ने। इनके अनुसार यह है कि एक परिस्थिति बहुत अधिक उच्च होती है और वहीं दूसरी परिस्थिति बहुत अधिक निम्न होती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर है, उस पर्पज से वो समाज में सम्मान, प्रतिष्ठित और शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, लेकिन वहीं वह नीची जाति का है। तो ये दो टाइप की परिस्थितियों में जो अनियमितताएं हैं उसे ही परिस्थिति अनियमितता कहा गया है कि एक तरफ उसे एक परिस्थिति में बहुत उच्च स्थान प्राप्त है, दूसरी परिस्थिति में उन्हें बहुत निम्न स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है मुख्य परिस्थिति की स्टेटस, जिसे हीलर ने दिया था। इसमें यह माना गया कि व्यक्ति के समाज में बहुत सारे पद होते हैं, पर कुछ पदों में से कुछ पद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जो उसके की स्टेटस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली, वो एक फ्रेंड भी है किसी का पति भी है, पुत्र भी है, खिलाड़ी भी हैं, लेकिन उन सभी परिस्थितियों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनकी मुख्य परिस्थिति है वो है क्रिकेटर की। नेक्स्ट है परिस्थिति झटका या स्टेटस शॉक, जिसे टॉफलर ने दिया था अपनी बुक फ्यूचर शॉक में। और यह वह स्थिति रहती है जब कोई व्यक्ति परिस्थिति प्राप्त करता है, अर्जित करता है, और वह नेक्स्ट परिस्थिति के लिए तैयार नहीं होता और उसे झटका या शॉक लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी नवविवाहित का अचानक विधवा हो जाना, या फिर किसी गरीब को लॉटरी लग जाना, किसी बिजनेसमैन को सडनली बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाना जिसकी उम्मीद उन्होंने की नहीं होती है और उन्होंने उस पद पे उन्हें झटका मिल जाता है, तो उसे परिस्थिति झटका कहा गया है। नेक्स्ट है पीड़ाकारी परिस्थिति या पेन्ड स्टेटस। इसे दिया था बीरिस्टेड ने। यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसे व्यक्ति कभी भी लेना नहीं चाहता, पर वह परिस्थिति उसे मिल जाती है और वह सदैव उसके दुख के कारण होती है। जैसे विधवा, किसी का लंगड़ा होना, किसी का अंधा होना आदि पीड़ाकारी परिस्थिति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है ध्रुवीय परिस्थिति। इसे भी बीरिस्टेड ने दिया था। इसमें वैसे पद आते हैं जो एक दूसरे के विरोधाभासी होने के बावजूद एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी, अमीर और गरीब, राजा और प्रजा, ऐसे जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं विरोधाभासी होते हुए भी। नेक्स्ट है ऑफिस या कार्यालय, जिसे डेविस ने दिया था। ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे जो भूमिका निभा रहा है वो व्यक्ति नहीं है बल्कि उनका पद या कार्यालय है। फॉर एग्जांपल अगर किसी सीईओ द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है तो उनके आदेशों का पालन किया जाएगा, यह कहकर कि सीईओ के ऑर्डर हैं। उनके कार्यालय या पद की इम्पोर्टेंस होगी वहाँ व्यक्ति से ज़्यादा। नेक्स्ट है स्टेशन। ये लास्ट है। स्टेशन नाम से समझ में आ रहा है, इसे भी डेविस ने दिया था। स्टेशन मतलब ये लास्ट, हमारा ये लास्ट है। जैसे कोई भी व्यक्ति है वह अपनी परिस्थिति की अंतिम परिस्थिति प्राप्त करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति है, उन्होंने अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त करते हुए लास्ट में राष्ट्रपति पद प्राप्त किया, तो वो उसकी अंतिम परिस्थिति होगी क्योंकि उससे ऊपर और कोई किसी देश के का पद नहीं होता है, तो वो उसका स्टेशन कहलाएगा। और इसकी जो अवधारणा है वो किंग्सले डेविस ने दी थी।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं भूमिका से संबंधित कुछ अवधारणाएं, जिसमें फर्स्ट है रोल सेट या भूमिका संकुल, जिसे मर्टन ने दिया था। इसमें भूमिका संकुल और बहुल भूमिका के में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, पर उसका डिफरेंस आप समझिएगा। भूमिका संकुल में क्या है कि परिस्थिति एक ही है और उस एक परिस्थिति या उस एक पद की बहुत सारी भूमिकाएं हैं, ये कहलाता है भूमिका संकुल। जैसे इसमें दिखेगा पिक्चर में, प्रोफेसर हैं, उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। तो उनकी एक भूमिका है डीन की, एक है एचओडी की, एक है स्टूडेंट के प्रति, एक है अपने कलीग्स के प्रति, एक है डिपार्टमेंटल चेयरमैन के प्रति। तो ये सारी है एक ही पद, लेकिन उस पद की बहुत सारे रोल्स हैं, तो इसे हम भूमिका संकुल या रोल सेट कहते हैं, और इस अवधारणा को दिया था मर्टन ने। इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर एक ही पद है, लेकिन डॉक्टर की जो भूमिकाएं हैं वो अलग अलग है। मरीज के प्रति अलग है, अपने नर्स के प्रति अलग है, अपने जो कलीग्स डॉक्टर अलग हैं उनके प्रति अलग है, मेडिकल एसोसिएशन के प्रति अलग है। तो यह भूमिका संकुल कहलाएगी। नेक्स्ट है भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष या रोल कॉन्फ्लिक्ट, इसे भी मर्टन ने दिया था। इसमें क्या है कि दो भूमिकाएं परस्पर एक दूसरे की विरोधाभासी अपेक्षाएं करने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई पिता जज भी है और उन्हीं का बेटा अगर क्रिमिनल है, तो उस कंडीशन में वो कंफ्यूज हो जाएंगे अपने रोल को प्ले करने में कि वो एक पिता का भूमिका निभाएं या एक जज का भूमिका निभाएं। तो ये भूमिका संघर्ष की स्थिति कहलाएगी। नेक्स्ट है भूमिका ग्रहण या रोल टेकिंग। इसे जीएच मीड ने दिया था। इसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी परिस्थिति के अनुसार भूमिकाओं को ग्रहण करे, और यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे भूमिका ग्रहण कहा जाएगा। जैसे एक विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वो हार्डवर्क करे, मेहनत करे और खूब पढ़ाई करे, और अगर विद्यार्थी इस भूमिका को ग्रहण कर लेता है कि उसे पढ़ना है, तो इसे भूमिका ग्रहण कहा जाएगा। नेक्स्ट है भूमिका निर्वहन। इसे भी जीएच मीड ने दिया था। ये रोल प्लेइंग, इसमें यह जो है वह भूमिका ग्रहण के पश्चात आता है, जब व्यक्ति अपनी भूमिकाओं को ग्रहण कर लेता है और उसके अनुरूप व्यवहार करने लगता है, तो उस परिस्थिति में उसे भूमिका निर्वहन कहा जाएगा। नेक्स्ट है भूमिका प्रत्याशा, रोल एक्सपेक्टेशन, जिसको दिया था न्यूकॉम ने। इसमें किसी भी परिस्थिति के साथ भूमिका से कुछ अपेक्षाएं जुड़ी होती है कि वह व्यक्ति उस भूमिका को किस तरह से निभाए, चाहे वो औपचारिक चाहे अनौपचारिक रूप से बताई जा सकती है। जैसे कोई फादर है तो उनसे यह एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छे से प्यार दे, उन्हें उनकी आवश्यकताओं को समझे, उनका पालन पोषण अच्छे से करे और बच्चों का ध्यान रखे। तो ये भूमिका प्रत्याशा या उस परिस्थिति के बाद उससे यह उम्मीद की जाती है, उसे एक्सपेक्टेशन कहा जाता है। अब आता है बहुल भूमिका, जिसे दिया था मर्टन ने ही। समझिएगा इसे। परिस्थिति संकुल के गतिशील पक्ष को बहुल भूमिका कहते हैं। मतलब परिस्थिति संकुल क्या था? बहुत सारी परिस्थिति, मतलब अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति के जोड़ को हम परिस्थिति संकुल कहते हैं, और परिस्थिति संकुल के गतिशील पक्ष को बहुल भूमिका कहते हैं। मतलब परिस्थिति संकुल क्या है? एक व्यक्ति, पिता हो सकता है, पति हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है, मित्र हो सकता है, ये दोनों उसकी अर्जित और प्रदत्त दोनों परिस्थितियां हैं। अब इन परिस्थितियों के प्रति इनके जो कार्य हैं वो भी अलग अलग हैं। एक पिता की परिस्थिति से अपने बच्चों का पालन पोषण करना, एक डॉक्टर की परिस्थिति से मरीजों का इलाज करना, एक समाज सेवी होने के नाते समाज की सेवा करना, एक मित्र होने के नाते मित्र की मदद करना। मतलब अलग अलग परिस्थिति की अलग अलग भूमिकाओं को बहुल भूमिका कहते हैं। बहुल भूमिका मतलब बहुत सारी भूमिकाएं। और वही भूमिका संकुल क्या था कि परिस्थिति एक ही है, लेकिन एक ही परिस्थिति की होने के बावजूद बहुत सारी भूमिकाएं अगर कोई व्यक्ति निभा रहा है तो वो भूमिका संकुल कहलाता है। ये दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भूमिका व्यवहार, रोल बिहेवियर। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिस्थिति के साथ कुछ भूमिकाएं जुड़ी होती है और हर भूमिका उसे कैसी करनी है समाज उसे स्पष्ट कर देता है। इसे ही हम भूमिका व्यवहार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझे तो एक नारी एक परिस्थिति है और उस परिस्थिति के अनुसार भूमिका व्यवहार जुड़ा है। जैसे नारी जो होती है सहनशील होती है, विनम्र होती है, मितभाषी होती है, ममतामयी होती है। ये सारी उनके
गुण है और यह नारी का भूमिका व्यवहार कहलाता है कि प्रत्येक नारी से अपेक्षा की जाती है कि आप इस भूमिका व्यवहार इसी के अनुरूप करें। नेक्स्ट है भूमिका दूरी या रोल डिस्टेंस। यह भूमिका प्रत्याशा जो हमने पढ़ा था उसके जस्ट अपोजिट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी स्टूडेंट से यह उम्मीद कर रहे हैं कि वह लगनपूर्वक परिश्रम करे, मेहनत करे और वह स्कूल जाने के स्थान पर स्कूल से भागकर आवारागर्दी करता है या स्कूल से हमेशा भाग जाता है, तो उसे भूमिका दूरी कहेंगे। इस अवधारणा को दिया था इरविन गॉफमैन ने। नेक्स्ट है अभिनय की भूमिका या प्लेइंग एट ए रोल। इसे दिया था मीड ने। इसमें अभिनय मतलब रोल प्ले करना है। जैसे हम बचपन में देखे होंगे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं या दूध वाले बनते हैं या फिर बड़ों की एक्टिंग करते हैं, उस तरह का हम रोल प्ले करते हैं, तो वो कहलाता है अभिनय की भूमिका। मतलब हम चोर पुलिस खेलते हैं, डॉक्टर मरीज खेलते हैं और अभिनय करते हैं और सीखते हैं कि भविष्य में इन भूमिकाओं को इस तरीके से निभाना है, या हम सीखते हैं कि इस परिस्थिति के साथ इस प्रकार की भूमिका निभाई जाती है। नेक्स्ट है भूमिका विकलांगता, रोल हैंडीकैप्ड। इसे दिया था किर्ग ने। इसे विकलांगता इसलिए कहा गया है कि क्योंकि व्यक्ति उस भूमिका को निभाने के लिए प्रिपेयर रहता नहीं है और उसे समझ नहीं आता कि कैसे उस भूमिका के द्वारा अपेक्षाओं की पूर्ति की जाए, तो वो भूमिका विकलांगता की स्थिति होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सिपाही को अचानक प्रमोट कर दिया जाए और उसे समझ में नहीं आता कि इस प्रमोशन के बाद उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है या उसे कैसे करना चाहिए, तो यह उसकी भूमिका विकलांगता की स्थिति होगी। नेक्स्ट है रुग्ण भूमिका या सिक रोल, जिसे दिया था पार्सन एवं एंडरसन ने। इसे बीमार की भूमिका भी कहते हैं। इसमें जब किसी व्यक्ति को किसी बीमारी की वजह से, चाहे शारीरिक मानसिक रोग की वजह से, ऐसी भूमिका सौंप दी जाती है जिसका वह वास्तव में हकदार नहीं होता है, वह उससे ऊपर की भूमिका हकदार होता है, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से उसे नीचे की कोई भूमिका दे दी जाती है। जैसे किसी सैनिक को युद्ध में अगर वो विकलांग हो गया हो या उसे कुछ शरीर के किसी अंग उसका खराब हो गया हो, तो उसे कैंटीन का इंचार्ज बना दिया गया हो, तो ये रुग्ण भूमिका कहलाएगी। नेक्स्ट है भर्ती की भूमिका, रिक्रूटमेंट रोल, जिसे दिया था गॉफमैन ने। नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। भर्ती मतलब उसकी भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होता है और उसे वो भूमिका दी जाती है। समाज उसे वो भूमिका के लिए नियुक्त करता है। जैसे शादी में बिचौलिए हो गए, पंचायत का जो मुखिया होते हैं, ये सब भर्ती की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है प्रतिभूमिका। इसमें किसी व्यक्ति की दो भूमिकाएं आएंगी जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगी, तो इसे प्रतिभूमिका कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, वो एक तरफ चोरी करता है और दूसरी तरफ वह अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में दान देता है, तो ये प्रतिभूमिका कहलाएगी। वो दो भूमिका निभा रहा है। एक भूमिका से उसे समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी और दूसरे भूमिका के लिए उसे अपमान एवं सजा का हकदार होगा वह। नेक्स्ट है भूमिका चमकीकरण या रोल क्रिस्टलाइजेशन, जिसे लेंस्की ने दिया था। इसमें वह भूमिका आएगी जिसे व्यक्ति अनेक भूमिकाओं में से किसी एक भूमिका में बहुत ज़्यादा ट्रेंड या दक्ष होता है और वह दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक या एग्जाम्पल या एक आइडियल बन जाता है। इट मीन्स हर भूमिकाओं में से वो भूमिका उसकी चमक जाती है, तो उसे भूमिका चमकीकरण कहा है लेंस्की ने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राजा हो तो अकबर जैसा, पत्नी हो तो सीता जैसी, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, ये सब ऐसा कुछ एग्जाम्पल है जिनमें उनके वह परिस्थिति या वह भूमिका चमकीकरण हो गया है, तो इसे भूमिका चमकीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है भूमिका तनाव, रोल स्ट्रेन, जिसे गुडे ने दिया था। इसमें जब कोई व्यक्ति भूमिका निर्वहन करने में उसकी अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसे पूरा करना कठिन हो जाता है, वो अपनी भूमिका किस तरह अच्छे से निभा पाए उसमें उसे दिक्कत आने लगती है, तो यह भूमिका तनाव की स्थिति हो जाती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है और किसी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को 4-5 बेटी हो जाए तो उसे रोल स्ट्रेन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वह कैसे उनका विवाह से संबंधित संपूर्ण खर्चे कैसे उठाए। यह भूमिका तनाव की स्थिति होती है कि वह अपने पिता का रोल कैसे अदा करे, तो उसमें उस रोल को लेके उसे स्ट्रेन होता है। इसे भूमिका तनाव कहा गया है, गुडे ने जिसे दिया है। मुझे लगता है मैंने बहुत हद तक अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपके अगर कुछ सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और खुद से भी बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग करें, जिससे आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, और अगर नहीं होते हैं तो मुझे भी बताएं, मैं कोशिश करूँगी उसे क्लियर करने की।
और यदि आपको कोई और टॉपिक को जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की। ओके, थैंक यू सो मच।